हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 29 मई और हम 29 मई से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की कॉफ़ी राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की कॉफ़ी राजधानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चिकमंगलुरु को। किसको कहा जाता है? चिकमंगलुरु को। चिकमंगलुरु, जिसे चिकमंगलुरु भी कहा जाता है, ऐतिहासिक रूप से वह स्थान है जहां भारत की पहली बार कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी। 17वीं शताब्दी में जब 100 संत बाबा बुदन ने यमन से 7 कॉफ़ी बीज लाकर चिकमंगलुरु की पहाड़ियों के अंदर बो दिए थे और यहीं से भारत में कॉफ़ी की खेती की नींव पड़ी थी। और बात करें इस क्षेत्र की तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया और घरेलू उपयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भी अहम भूमिका निभाता है। चिकमंगलुरु को से होकर गुजरने वाली पश्चिमी घाट पर्वतमाला इस क्षेत्र को कॉफ़ी बागानों के लिए एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती है और यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, भरपूर वर्षा होती है और मिट्टी भी उपजाऊ रहती है, जिसके कारण उच्च गुणवत्ता की अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी के लिए आवश्यक है। और यह ऊंचाई जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1000 से लेकर 1500 मीटर के बीच है और कॉफ़ी के फलों को धीरे धीरे पकने में मदद करती है, जिससे उनके स्वाद और खुशबू में निखार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 100% रेलवे विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? हाल ही में किस राज्य ने 100% रेलवे विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो ये किया है गुजरात राज्य ने। किसने किया है? गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने भारत के हरित परिवहन मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि यह 100% रेलवे विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला 24वां राज्य बन गया है। ये घोषणा दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान की गई थी, जहां भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक मालगाड़ी इंजनों का निर्माण होगा और ये परियोजना सीमेंस कंपनी के सहयोग से की जा रही है। किस कंपनी के सहयोग से की जा रही है? सीमेंस कंपनी के सहयोग से। और ये उपलब्धि भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। बात करें विद्युतीकरण की उपलब्धि की तो 1948 से 2014 के अंदर 21,801 किमी मार्ग विद्युतीकरण था और 2014 से फरवरी 2025 तक 45,922 किमी अतिरिक्त मार्ग विद्युतीकृत किया गया है। 2020 से लेकर 2025 तक हर साल 6,000 किमी से अधिक विद्युतीकरण किया जाता है और 2024 से 2025 के अंदर 24-25 के अंदर 2701 किमी विद्युतीकरण जो लक्ष्य था वो 2885 किमी का था। भारत विद्युतीकरण में 98.83% के साथ स्विट्जरलैंड 99% के बाद दूसरे स्थान पर आता है। बात करें इसके पृष्ठभूमि की तो भारत के अंदर पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी और रेलवे विद्युतीकरण को तेज करने के लिए भारतीय रेलवे ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की स्थापना की है। कहाँ की है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर रेलवे विद्युतीकरण संगठन की स्थापना की है और 2014 से पहले ये प्रक्रिया धीमे थी, लेकिन उसके बाद में तेज कर दी गई है। अन्य राज्यों की बात करें तो राजस्थान के अंदर 98% विद्युतीकरण पूरा हो गया है और कर्नाटक के अंदर 96 है, तमिलनाडु के अंदर भी 96 है और गोवा के अंदर 88 और असम के अंदर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए कुश मैनी। कौन बने? कुश मैनी। 24 मई 2025 को मोनाको ग्रां प्री स्प्रिंट रेस में कुश मैनी ने जीत हासिल की है। कुश मैनी एक भारतीय रेसर हैं जिन्होंने F2 स्प्रिंट रेस में पहली बार भारतीय रेसर के तौर पर जीत दर्ज की है और उन्होंने इस रेस को 44 मिनट 657 सेकेंड और 639 जो मिनट से छोटा होता है मिनट में पूरा किया है। बात करें इनके मुख्य बिंदुओं की तो इवेंट मोनाको ग्रां प्री फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस है और तारीख 24 मई 2025 को हुई थी। विजेता कुश मैनी जो पहले भारतीय फॉर्मूला 2 विजेता बने और टीम लैम्स लुकास
उपलब्धि रिवर्स ग्रिड नियम के तहत पोल पोजीशन से शुरुआत कर जीत हासिल की है और रेस विवरण शुरुआत से अंत तक सभी 30 लैप्स में नेतृत्व बनाए हैं। कुछ मैनी 24 वर्ष BWT अल्पाइन F1 टीम के रिजर्व ड्राइवर हैं और वे अर्जुन मैनी के छोटे भाई हैं और बेंगलुरु से ताल्लुक रखते हैं। फीचर रेस की क्वालिफाइंग में 10वां स्थान पाने के कारण उन्होंने स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से शुरुआत मिली और उन्होंने JK रेसिंग और TVS रेसिंग का समर्थन प्राप्त है और जिन्होंने उनकी रेसिंग यात्रा को संवारने में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये किया है DRDO ने। किसने किया है? DRDO ने। DRDO ने 27 मई 2025 को क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मेटकॉप हाउस दिल्ली के अंदर किया और इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों हेतु तेजी से आगे बढ़ाना है। और इस केंद्र का उद्घाटन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत के द्वारा किया गया है। QTRC के प्रमुख उद्देश्य तो राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु स्वदेशी क्वांटम तकनीकों का विकास और परीक्षण के माध्यम से और सुरक्षित क्वांटम संचार को बढ़ावा देना, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम प्रोसेसिंग में रणनीतिक बढ़त हासिल करना। QTRC की मुख्य विशेषताएं लेजर विश्लेषण प्रणालियाँ है, वो वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर है और डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर्स। इनके माध्यम से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में स्वस्थ निवास की शुरुआत हुई है? हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में स्वस्थ निवास की शुरुआत हुई है? तो ये की गई है नागपुर के अंदर। कहाँ की गई है? नागपुर के अंदर। 26 मई 2025 को अमित शाह ने नागपुर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में स्वस्थ निवास की आधारशिला रखी है। स्वस्थ निवास कैंसर रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए आवासीय सुविधा के रूप में डेवलप किया जाएगा। और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना 2012 के अंदर की गई थी। वही इसका उद्घाटन 2023 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कामेटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नागपुर कैंपस की आधारशिला भी रखी है और नागपुर कैंपस इस यूनिवर्सिटी की 11वां और महाराष्ट्र का पहला कैंपस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के कौन से चरण का शिलान्यास किया है? हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के कौन से चरण का शिलान्यास किया है? तो ये किया है तीसरे चरण का। इसका किया है तीसरे चरण का। PM ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के तीसरे चरण का शिलान्यास किया है और साथ ही PM ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1006 करोड़ रुपए की लागत के 22,000 से अधिक घरों का उद्घाटन भी किया है। PM मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने 6 मई को दाहोद के 24,000 करोड़ रुपए और भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 9वां टेस्ट फेल हो गया है। इसका नाम क्या है? हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 9वां टेस्ट फेल हो गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टारशिप। क्या नाम है? स्टारशिप। 28 मई को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 9वां टेस्ट फेल हो गया और स्टारशिप को भारतीय समय के अनुसार इन 28 मई सुबह करीब 5 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया? टेक्सास के बोका चिका से
लॉन्चिंग के करीब 30 मिनट बाद स्टारशिप ने कंट्रोल खो दिया और ये लगातार तीसरी बार है जब स्टारशिप आसमान में नष्ट हुआ है। हालांकि बूस्टर ने अमेरिका की खाड़ी में हार्ड लैंडिंग की है और इस टेस्ट में पहली बार 7वें टेस्ट में इस्तेमाल किए गए बूस्टर का दोबारा उपयोग किया गया है। और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट जो ऊपरी हिस्सा और सुपर हैवी बूस्टर जो निचला हिस्सा को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को बनाया है और इस व्हीकल की ऊंचाई 403 फीट है जो पूरी तरह से रीयूजेबल है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश राज्य ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है। पैरा यात्री महेंद्र गुजर ने पुरुषों की F42 भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और हाल ही में भारत सरकार ने भौगोलिक मापदंडों में संशोधन करके देश की समुद्र तटरेखा की लंबाई को 7516.6 किमी से बढ़ाकर 11,098.8 किमी कर दिया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में टॉप 10 शहरों में शीर्ष स्थान पर इंदौर रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट स्वदेशी तकनीकी से देश में विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज जस्टिस PV नागरत्ना बनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।